और आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू सीबीएसई जो सैंपल पेपर इशू किया है उसका, और उसका डिटेल स्टडी करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर तभी आप इसको इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। पहला काम आपको है कि आप सीबीएसई एकेडमिक्स में जाएंगे, वहाँ पर सैंपल पेपर को खोलिए, वहाँ पर फिजिक्स एसक्यूपी नीचे तरफ आइएगा तो आपको मिल जाएगा फिजिक्स एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर। बगल में मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, लेकिन मार्किंग स्कीम से काम नहीं चलने वाला है, हम लोग डिटेल्स में करेंगे इसको। डिटेल्स में करने से क्या होगा कि आप खाली वही क्वेश्चन का तैयारी नहीं करेंगे, उसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस का तैयारी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यही क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं जो सैंपल पेपर में दिया है, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको डिटेल्स आइडिया होना चाहिए कि भाई इसका आंसर यही क्यों होगा, वही हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, इफ ए चार्ज hollow sphere and a solid if a charged hollow sphere and a solid sphere of aluminum and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium। तो एक सॉलिड है एक हॉलो है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो है। सॉलिड के लिए S लिख दिया, हॉलो के लिए H लिख दिए, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये एल्यूमिनियम का है, ये कॉपर का है, रेडियस इक्वल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों से चार्ज इधर उधर नहीं होगा। ज्वाइन कर देंगे तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब इसी के आधार पर आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ द स्पेयर्स हैव इक्वल चार्जेस, तो भाई ए ही वाला सही होगा, बोथ द चार्जेस, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्यों, अब ये दोनों कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है और कॉपर भी कंडक्टर है। अब ये सॉलिड है, ये हॉलो है, लेकिन चार्ज जब देंगे सॉलिड में भी, तो ये सॉलिड में चार्ज देंगे तो ये चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। मान लीजिए प्लस चार्ज दिए तो ये चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, इस पे भी प्लस चार्ज दिए, दोनों का रेडियस बराबर है तो दोनों का वोल्टेज भी बराबर होगा, ठीक है। तो हॉलो और सॉलिड का कोई यहाँ पर डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि हॉलो है यहाँ पर तो आपको मजबूरी में चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। हॉलो है तो अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं मजबूरी में। और सॉलिड में भी क्या होगा, सॉलिड में क्या होगा, चार्ज सबको अंदर में चार्ज रहता नहीं है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सॉलिड का, तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, देखिए, ठीक है, तो दोनों में बराबर चार्ज होगा, ठीक है। तो सो ए शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉइल कंटेन n टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर d। तो ये वायर है, इसका डायमीटर d है, स्मॉल d, लंबा वायर है, एंड रेजिस्टिविटी रो ओन्ड ऑन ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर d। एक बड़ा डायमीटर का सिलेंडर के ऊपर इसको ओन्ड करके रखा हुआ है, लपेट के रखा हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर d है, ये वाला जो डायमीटर है ये कैपिटल D है, ओके। और n टर्न्स है, तो इसमें n टर्न्स है, मतलब ये 1 2 करके करके n टर्न्स है, ठीक है। तो R पता करना है, R पता करना है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो L बाई A। तो रो रहेगा, L कितना है, n टर्न्स है, और एक एक टर्न में कितना आपका लंबाई रहेगा, तो ये जो सरफेस होगा, सरकमफेरेंस होगा, हाँ, ये सरकमफेरेंस होगा एक एक टर्न का लेंथ। तो एक टर्न का लेंथ हो गया आपका पाई इंटू कैपिटल D, एक टर्न का लेंथ पाई इंटू कैपिटल D। यहाँ पर जो एक राउंड होगा, फिर इस राउंड का भी पाई इंटू D होगा, कैपिटल D, इसका भी पाई इंटू डी, क्योंकि सरकमफेरेंस का वैल्यू जो होगा वो पाई इंटू डी होगा। तो एक बार लपेटेंगे तो पाई इंटू डी जाएगा, यहाँ पर भी पाई इंटू डी, यहाँ पर भी पाई इंटू डी,
और ऐसा कितना टर्न है, n टर्न्स है, तो इनटू n, तो ये आपका लंबाई हो गया टोटल, ठीक है, इस वायर का, ये जो वायर लिया है तो इसकी लंबाई आपका ये हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर तो दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा d/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा d²/4, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाने से हो जाएगा 4 इंटू रो इंटू डी इंटू n, ये 4 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई d², ठीक है, ये ऑप्शन है 4 रो n इंटू डी, हाँ पहला ही वाला ऑप्शन, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द फेजर डायग्राम फॉर ए डिवाइस कनेक्टेड टू AC सप्लाई इज शोन इन फिगर, ये वाला आपका फिगर दिया हुआ है, which of the following statement is true? When the frequency of the AC source increases, then impedance of the device decreases. The device behaves conducting wire, D has the device. ये चारों ऑप्शन सब लोग पढ़ लीजिएगा, पहले हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं। तो ये है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का पढ़ने का विधि है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज वाइज पे पढ़ना है। पहला क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है, तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो पहले आया V, उसके बाद आया I, यानी I आगे है V से, I आगे है V से, तो मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्योंकि I आगे है और कैपेसिटिव सर्किट में ही करंट आगे होता है। याद करने का तरीका पहले भी हम वीडियो में बताए हैं, C फॉर करंट, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर चैंपियन। करंट जो है कैपेसिटिव सर्किट में चैंपियन होता है, माने आगे रहता है। तो देखिए ये कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, ठीक है, तो पहले आएगा वोल्टेज, फिर आएगा करंट, यानी करंट आगे है, कुछ एंगल आगे है, 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है, कुछ भी हो व्हाटएवर भी, ठीक है, दिया हुआ नहीं है, यानी वोल्टेज आगे पीछे है और वोल्टेज यहाँ आ गया और करंट यहाँ आ गया, यानी करंट ज़्यादा चल गया है, उस एक ही समय पे करंट ज़्यादा चल गया है, ये है I, ओके। तो यानी करंट चैंपियन है, मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट में होता है जो उसका रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ωc, यानी 1/2πfc। तो XC बढ़ेगा तो उसका इम्पीडेंस भी बढ़ेगा, तो यानी फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC घटेगा और XC घटेगा तो इम्पीडेंस भी घटेगा। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपेसिटिव सर्किट है कि आपका इंडक्टिव सर्किट है। तो हमें पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में देखिए इसका वैल्यू होता है 1/ωc और ओमेगा का वैल्यू 2πf। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XC घट रहा है, XC घटेगा तो इम्पीडेंस भी घटेगा, यानी फ्रीक्वेंसी और XC में अगर ग्राफ खींचेंगे, फ्रीक्वेंसी और XC में अगर ग्राफ खींचेंगे या Z में भी ग्राफ खींचेंगे तो वो नीचे आएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। When the frequency of the AC source increase, the impedance of the device decrease, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये तो कर लिए। लेकिन अगर ये ना दे के ये देता, क्योंकि ये तो सैंपल पेपर में है, अब सैंपल पेपर में जो रहेगा वही क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहले करंट आया और बाद में वोल्टेज आया, ठीक है, यानी वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। ये कैसा सर्किट होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा। इंडक्टिव सर्किट को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है ओमेगा एल। ओमेगा होता है 2πf इंटू एल, एक्सएल इज टू। अब वही सवाल अगर ये ग्राफ से पूछता तो इसमें क्या होगा, इसका इंपीडेंस जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यानी अगर इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज
एक्सएल इंक्रीज। यहां पर उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सी घटेगा, एक्सी घटेगा तो इंपीडेंस भी घटेगा। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा और जेड भी बढ़ेगा। ओके, तो दिया हुआ तो ये है, इसका ऑप्शन तो ए हो गया। लेकिन अगर सवाल ये ना देके ये होता और उस केस में अगर इसी तरह का ऑप्शन रहता तो आप क्या बताते कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इंपीडेंस बढ़ेगा और उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द वेव्स, रेडियो वेव्स एंड द गामा रेज? एनर्जी ऑफ द गामा रेज इज लेस देन दैट ऑफ द रेडियो वेव। अच्छा, हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपको रेडियो वेव, ठीक है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। ओके, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होता है, वेवलेंथ इसका मैक्सिमम होता है। विजिबल में भी आपको आएगा विबजोर, ठीक है, भी से लेके आर तक आएगा इसमें, और इसमें वेवलेंथ मिनिमम होता है और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मिनिमम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इसका मिनिमम होता है। जिसका एल मैक्सिमम उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम, जिसका एल मिनिमम उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। और एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो एनर्जी जो है मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाएगा और मैक्सिमम से मिनिमम घटते जाएगा ऊपर। गामा से कम फ्रीक्वेंसी इसका होगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी इसका होगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी इसका होगा। विजिबल में क्या होगा, सबसे वायलेट का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, वायलेट से कम फ्रीक्वेंसी इंडिगो का, उस तरह से रेड तक जाएगा। रेड के ऊपर इंफ्रारेड, इसका फ्रीक्वेंसी विजिबल से भी कम होगा। फिर माइक्रो आएगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी उससे भी कम होगा और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। और एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर गामा और एक्सरे में कंपेयर करना है, रेडियो वेव एंड गामा रेस, रेडियो वेव और गामा रेस, इसका और गामा रेस का बीच का कंपेयर करना है, सॉरी, गामा और रेडियो को बीच कंपेयर करना है। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एनर्जी इसका सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी जो होगा मैक्सिमम इसका होगा। और एनर्जी जो है मिनिमम रेडियो वेव का होगा, मिनिमम रेडियो वेव का होगा, ठीक है। अब देखिए यहां गामा और रेडियो वेव दिया हुआ है, गामा के साथ एक से कंपैरिजन करने देगा तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के साथ इंफ्रारेड का देगा तब भी आप कर सकते हैं, वायोलेट लाइट के साथ रेड लाइट का देगा तब भी आप कर सकते हैं। नीचे में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा, ओके। अब हमें यहां चुनना है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव इज लेस देन एनर्जी ऑफ द गामा वेव, ठीक है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी जो है गामा वेव से फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो है वो कम होगा। सो हियर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सैंपल पेपर में, लेकिन बोर्ड में कुछ भी पूछ सकता है इनमें से। अगर आपको आइडिया होगा कि कैसे वेवलेंथ वेरी करता है, कैसे वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, तो देखिए वेवलेंथ ऊपर से नीचे डिसेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे वो बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप देख लीजिए यहां पर A, B, C तीनों ऑप्शन को रीड कर लीजिए।
तीनों यहाँ फिट नहीं बैठेगा, चौथा जो है डी वही फिट बैठेगा। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है ग्लास प्रिज्म, और इसका ऑप्शन ए होगा, और ये करेक्ट ऑप्शन उनमें से फिगर सब दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सा फिगर करेक्ट है। तो सारे का तो चर्चा हम लोग नहीं करते, एक करेक्ट क्यों है उसका हम बताते हैं। ये मान लीजिए 45, ये जो एंगल आ रहा है आपको देखने से लग रहा है, तो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर। चलिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 से कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास प्रिज्म है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ये आपका वायलेट कलर से हमने नॉर्मल दिखा दिया। तो मान लीजिए 45 है, ये 40 से गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। और ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री, 40 और 90 मिलकर कितना हो गया, 130। ये 40 डिग्री है, 90 है, तो ये 130 और मान लीजिए ये 40 डिग्री नहीं मान के इसको हम लोग कुछ और थोड़ा सा कम मान लेते हैं, 45 है, इसको 30 मान लेते हैं। चलिए, इसको 30 मान लेते हैं। 45 पे इंसिडेंट हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल गया, ये एंगल 30 है, यहाँ पर नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये नॉर्मल खींचा गया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है। तो ये एंगल अगर 90 है, ये 30 है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। 120 प्लस 45 कितना हो गया, 120 प्लस 165, तो 180 से 165 को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया ये। ठीक है, एक सिंपल एजम्पशन कर रहे हैं। तो 90 से तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 से 15 घटा दीजिए, 75, ये 75 डिग्री होगी तब। ठीक है, ये 45 है, हम सपोज कर लिए कि ये तो 45 से कम ही होगा, 45 से कम हुआ मान लो 30 है, ये 30 है, तो 30 है तो ये 45 हो गया, 30, 45 और ये 90। हाँ, तो ये एंगल जो है आपका, ये एंगल हो गया 30 और 90 और 30 मिलके 120 डिग्री हो गया, ये हो गया 45। 120 प्लस 45 165, तो ये ट्रायंगल है तो 180 से 165 माइनस कर देंगे तो ये 15 डिग्री होगा, ये 15 हो जाएगा तो फिर ये 75 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है हम देख रहे हैं, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर TIR होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 75 होगा तो ये भी 75 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये जो है ना, ये भी 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगा, और ये फिर इस तरह से, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री से यहाँ पर आया था 30 डिग्री पे, यहाँ पर भी 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगा। खैर उतना आपको देखना नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहा है, हाँ, जब ग्लास से एयर इंटरफेस रहेगा, ये ग्लास और एयर का बीच का इंटरफेस, तो यहाँ पर होगा कि आपको डेंसर से रेयर में जाना है, और यहाँ पर अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और कम समय लगे इसके लिए आप कुछ वैल्यू ले लीजिएगा, 30 ले सकते हैं, 35, 40, जो भी है, 45 से कम लीजिएगा, जो भी लीजिएगा आप अपना मर्जी से लीजिए, तो आपको फिर ये एंगल मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने 30 मान लिया है, तो ये 30 माने, ये तो नॉर्मल है तो 90 है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, 120, ये 45, ये तो दिया ही हुआ है ग्लास प्रिज्म का, हाँ, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 165 हो गया, 165 होगा तो ये 15 होगा, सिंपल आपको ज्योमेट्री से आ जाएगा, ये 15 होगा तो ये 75 होगा। तो ये जो एंगल दिख रहा है ग्लास एयर इंटरफेस में, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर ए में हो, फिगर नंबर ए में हो रहा है, सो 5 का फिगर नंबर ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर में मोनोक्रोमेटिक लाइट का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, पहला वाला फिगर, और नीचे में किनसा का करेक्ट होगा बताना है, ठीक है, कब, जब विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लगेगा, स्लिट का विड्थ बढ़ा देंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, स्लिट का विड्थ बढ़ा देंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, है ना, स्लिट विड्थ, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, कौन सा ग्राफ में, डी में इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5,
एम्पलीट्यूड ये क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिगर जो है, फिगर में, सो फिगर नंबर डी में जो है आपका विड्थ बढ़ने से एम्पलीट्यूड बढ़ा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, रादर स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एनीवे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और डी में ही एक ऐसा जगह है जहां पर ये फिगर को हमको सबसे करेक्ट लग रहा है। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। 7 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है एमिशन। एमिशन कब होगा? जब नीचे से ऊपर जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन। और ऊपर से नीचे आएगा तो एमिशन होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे कहाँ कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है 1 नंबर पे आ रहा है, और किस में आ रहा है? 2 नंबर पे ऊपर से नीचे आ रहा है, और 4 नंबर पे ऊपर से नीचे आ रहा है। इनमें से आपको पता करना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो लैम्डा और डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल मैक्स का मतलब हुआ, डेल मैक्स का क्या मतलब हुआ? डेल मैक्स का मतलब हुआ कि डेल ई मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। डेल मैक्स का लैम्डा मैक्स का मतलब हुआ कि डेल ई मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है डेल ई इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका कह रहा है कि मैक्सिमम किस में होगा? तो जिसमें मैक्सिमम होगा, जिसमें चेंज इन एनर्जी मिनिमम होगा। तो चेंज इन एनर्जी मिनिमम इसमें देखिए सबसे छोटा लाइन किसका है? 1 नंबर लाइन तो बहुत बड़ा है, 2 नंबर भी उसके बाद में है, 4 नंबर में उसे, तो छोटा, सबसे छोटा लाइन 4 का है। सो योर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। 4 में चेंज इन एनर्जी का लाइन जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम, डेल ई जब छोटा होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, यानी 4 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट। 4 कहाँ पर है? 4 है सी नंबर ऑप्शन में 4 है। तो सी इज योर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। सो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और लैम्डा मैक्स जहां होगा वहां फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगा। ध्यान, अगर यही क्वेश्चन को लैम्डा मैक्स ना देके कहता है कि फ्रीक्वेंसी मैक्स कहां पर होगा, तो फ्रीक्वेंसी मैक्स इनमें से देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मैक्स सबसे लंबा लाइन कौन सा है? 1 नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन तो ये है, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्स पूछता तो सबसे लंबा लाइन किसका है? एमिशन स्पेक्ट्रम में 1 नंबर का है, तो उस समय आपका ऑप्शन हो जाता ए, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्स पूछता। लैम्डा मैक्स में भी 4 होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम में भी यही ऑप्शन होगा। अगर पूछता कि इन ग्राफ से ये जो आपका ट्रांसमिशन का जो दिया हुआ है फिगर, इनमें लैम्डा मैक्स के लिए तो आपने 4 ऑप्शन दिया। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम देता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में होगा, किसका, तो भी आपका ऑप्शन सी ही होता, क्योंकि लैम्डा मैक्स और फ्रीक्वेंसी मिनिमम एक ही चीज है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पूछता, उसका ऑप्शन होता ए, क्योंकि इनमें से एमिशन स्पेक्ट्रम में से 1 का ही जो है लाइन सबसे ज्यादा है, लंबा है। और इसी में अगर लैम्डा मिनिमम पूछता, किसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, ये जो ट्रांसमिशन दिया हुआ है, उस केस में भी आपका आंसर ए ही होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्स को होने का मतलब लैम्डा मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्स का मतलब लैम्डा मिनिमम है, दोनों एक ही चीज है।
उसमें देखना पड़ेगा कि डेल ई किस में मैक्सिमम हो रहा है, डेल ई किस में मैक्सिमम हो रहा है। और देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम में डेल ई मैक्सिमम किस में है, 1 में है। 1 कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका तो ऑप्शन सी हुआ, लेकिन यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन बदल देगा। मान लो डायग्राम ही दे दिया है, क्वेश्चन बदल दिया, उस केस में क्वेश्चन अगर बदल देता है, जो कि करेगा ही, वही क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन देगा। इन दैट केस आपको ब्रेन यूज करना है, आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए, हम लोग को बता दिए। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के लिए डेल ई मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्बडा मिनिमम के लिए भी डेल ई मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्बडा मैक्स के लिए डेल ई मिनिमम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम के लिए भी डेल ई मिनिमम होना चाहिए। डेल ई का मतलब चेंज इन एनर्जी। 8 नंबर पे देखिए, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप है और इसका एक्सिस यह है, और एक चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया, ये चार्ज पार्टिकल है, और एक्सिस के थ्रू, सेंटर के थ्रू ये पार हो गया, ठीक है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसका एक्सिस में यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो चार्ज के डायरेक्शन का अलग ही करेगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, ये जो रिंग है, रिंग का सेंटर से उसी लाइन पे होता है, ठीक है। ये अगर रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, तो इसी लाइन पे आपका, ये अगर मान लीजिए रिंग है, तो वो परपेंडिकुलर टू द रिंग ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये अगर रिंग है तो इसका रिंग का परपेंडिकुलर में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए इधर से अगर देखेंगे, जो भी हो, चाहे ये यहाँ तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द आपका रिंग होगा, और परपेंडिकुलर टू द जो रिंग का प्लेन है उसी के सेंटर से चार्ज भी जा रहा है। तो अगर चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बराबर है, तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये एंगल जो होगा, ये थीटा इसको जो है 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, कुछ भी हो। तो इन दैट केस, दोनों केस में थीटा अगर 0 डिग्री भी हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री भी आपका 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी करंट कैरिंग लूप का परपेंडिकुलरली, लूप का जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल जाता है, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और ये जो करंट कैरिंग लूप, उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। और पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा। और 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में आपका साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। और यही फैक्टर क्या करेगा, फोर्स को 0 कर देगा, और फोर्स को 0 कर देगा तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में द चार्ज पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन 0 मतलब चार्ज पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी का करेक्ट ऑप्शन होगा, 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स। ये देखिए 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट, और एक को सोलेनॉइड के थ्रू फेंका गया और एक को हवा के थ्रू फेंका गया। तो नीचे में पहुंचने में समय किसका ज्यादा लगेगा? तो भाई जो सोलेनॉइड के थ्रू जाएगा, वो जब ये मैग्नेट जब यहां से पार होगा तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और इसका मूवमेंट को ये अपोज करेगा। ये एडी करंट जो है इस मैग्नेट का मूवमेंट को अपोज करेगा। तो मूवमेंट को अपोज करेगा तो ये धीरे उतरेगा, ये धीरे धीरे उतरेगा, ये धीरे धीरे उतरेगा, और ये जल्द उतर जाएगा क्योंकि इस पर कोई एडी करंट लग नहीं रहा है। तो समय कौन ज्यादा लेगा? ये वाला ज्यादा लेगा, ठीक है, जो सोलेनॉइड के थ्रू गया है। तो सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टाइम टेकन विल बी मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलेनॉइड। सिंपल क्वेश्चन है। 10 नंबर, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें इफ द EMF generated by the AC generator given by V is equal to V naught sin omega t, where omega is the angular frequency of the armature generator, what will be the EMF if the angular frequency is doubled? तो EMF का वैल्यू होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, भूल जाइए सब कुछ। अगर ओमेगा को डबल कर देंगे तो यहां पर भी ये डबल हो जाएगा, ये ओमेगा है, यहां पर भी 2 ओमेगा होगा और यहां पर भी 2 ओमेगा हो जाएगा, 2 ओमेगा टी। ठीक है, दो जगह पर डबल हुआ, एंगल में भी डबल हुआ और यहां पर भी डबल हुआ। तो और NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका वैल्यू भी, तो यहां पर आपका जो वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इट इज गोइंग टू बी 2V नॉट साइन 2 ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे लोग खाली साइन 2 ओमेगा टी कर देगा, यहां पर 2 नहीं लगाएगा। ठीक, यहां पर भी 2 लगेगा क्योंकि ओमेगा यहां पर भी, ओमेगा का फैक्टर यहां पर भी है। सो ये वाला ऑप्शन है। सो सी, 10 का सी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर गड़बड़ करने का चांसेस है क्योंकि ओमेगा का फैक्टर यहां पर भी एक तो रहता है। सो सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। यहां एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज of the two nuclei having the mass number 8 and 27। एक conceptual question है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। सो हम लोग जानते हैं कि मास नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज और डिक्रीज एट सेम रेशियो, at same ratio, same ratio, यानी वॉल्यूम मास नंबर बढ़ जाएगा तो उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, मास ट्रिपल कर देंगे तो वॉल्यूम भी ट्रिपल हो जाएगा। तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। मास नंबर बढ़ाने से न्यूक्लियर डेंसिटी बढ़ता नहीं है। सो डेंसिटी रिमेन्स सेम मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1:1। डेंसिटी रिमेन्स सेम 1:1, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 12 नंबर में देखिए एक सोलेनॉइड दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक कॉम्पास को P से Q लिया गया है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड को आप एक मैग्नेट जैसा ही मान लीजिए, इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसको मान लीजिए, मैग्नेटिक साउथ पोल जो भी है, मैग्नेटिक पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल मान लीजिए, मैग्नेटिक का नेगेटिव पोल मान लीजिए। ठीक है, चाहे ये मैग्नेट हो चाहे डायपोल हो, काम वही है। अब यहाँ पर पॉइंट P ले लीजिए। पॉइंट P पे प्लस के लिए फील्ड इधर होगा और माइनस के लिए फील्ड इधर होगा। प्लस चूंकि नजदीक में ये पॉइंट है तो प्लस फील्ड ज्यादा होगा और इस पॉइंट से नेगेटिव वाला जो पोल है वो दूर पे है तो इसका जो फील्ड होगा वो कम होगा। तो नेट फील्ड का जो होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन, नेट फील्ड का डायरेक्शन इस स्थिति में लेफ्ट टू राइट इधर होगा। नेट फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पॉइंट Q पे आइए। यहां पॉइंट Q है, प्लस के लिए फील्ड इधर होगा, माइनस के लिए फील्ड इधर होगा। ठीक है, दोनों बराबर फील्ड होगा। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, प्लस के लिए, M प्लस के लिए जो फील्ड होगा और M माइनस के लिए जो फील्ड होगा, ठीक है, M माइनस के लिए जो फील्ड होगा उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो इसका नेट फील्ड इधर से इधर आया, मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट।
राइट टू लेफ्ट हो गया, यहां पर फील्ड था लेफ्ट टू राइट, यहां पर फील्ड हो गया राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर हो गया, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा सही होगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू विल बी ऑपोजिट, यानी बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और क्यों करेक्ट ऑप्शन है बी, ये भी बता दिए, चाहे डाइपोल हो, चाहे सोलेनॉइड हो, चाहे बार मैग्नेट हो, ठीक है, ऑल स्थिति में यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास होगा या कोई और ये होगा आपका डिवाइस होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास है तो मैग्नेटिक कंपास जो यहाँ पर डायरेक्शन इधर दिखाएगा, अगर इधर दिखाएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर दिखाएगा, ओके। और अगर मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर इस साइड में दिखा रहा है तो यहाँ पर इस साइड में दिखाएगा, ऑपोजिट दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो सिचुएशन ऐसा ले लिए थे, जो भी जैसा भी सिचुएशन हो अब देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एसेशन रीजनिंग, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, तो होता ही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है और टोटल नेगेटिव होता है। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। लेकिन जो है टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का कारण क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है, ठीक। तो यहां पर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर जो है वो खाली सेंट्रीपिटल फोर्स का बारे में बता रहा है। फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन राउंड ले रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का ही बारे में बता रहा है। यहां पर जो एनर्जी नेगेटिव हो रहा है उस नेगेटिव होने का कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है इसके लिए, राइट। सो यहां पर जो है आपका ऑप्शन बी, बोथ assertion and reasonings are true but reason is not the correct explanation of assertion. Now 14 number, the critical angle of a light passing through glass to air is minimum for violet color, ठीक है। तो वायोलेट कलर का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है 1/μ, और वायोलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है, वायोलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है प्रिज्म में, देख लीजिए सबसे नीचे वायोलेट रहता है, यानी सबसे ज्यादा वायोलेट मुड़ता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और रेड का मिनिमम होगा। रेड सबसे कम मुड़ता है विजिबल लाइट में। तो क्रिटिकल एंगल कह रहा है पहला वाला 14 नंबर ना, द क्रिटिकल एंगल लाइट पासिंग थ्रू मिनिमम, ठीक है, सही है। ये चूंकि ये मैक्सिमम है तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा, म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा होता है तो क्रिटिकल एंगल भी उसका कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी इज साइन सी इज टू सॉरी साइन सी इज टू 1/μ, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। चलिए 14 नंबर, पहला तो सही है। दूसरा, द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द रेड लाइट, यही तो गड़बड़ हो गया। देखिए अब इसके पहले भी पढ़ाए थे, इसका वेवलेंथ मिनिमम, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते, इसका वेवलेंथ मिनिमम, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम, मिनिमम से ऊपर तरफ जाएगा, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है। तो कह रहा कि ब्लू का जो है तो गलत हो गया ना, वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ अदर का, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर्स। ब्लू लाइट जो है इसका वेवलेंथ खाली वायलेट और इंडिगो से ज्यादा होगा, तो इसको भी हम लोग ब्लू के रेंज में ही रखते हैं, ठीक है। तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो है वो ग्रीन से कम होगा, अदर कलर से येलो से भी कम होगा,
ठीक है, और एन से कम होगा, आर से भी कम होगा। तो आपका 14 नंबर में रीजन तो गलत है, ए ट्रू आर फॉल्स, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन सही है, रीजन गलत है। 15 कह रहा है टू लाइट सोर्सेस एमिटिंग वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। पहला ही गलत है, ठीक है, वेवलेंथ ही बराबर होना जरूरी नहीं है, उसका दो लाइट का वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको, ये सब बहुत सारा कंडीशन, खाली वेवलेंथ नहीं होगा। तो नहीं, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत का मतलब क्या कि आर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पहला वाला गलत है, मतलब डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, मतलब डी ऑप्शन होगा। खाली वेवलेंथ बराबर होने से कोहेरेंट हम लोग नहीं करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी बराबर होना है, उसका फेज डिफर कांस्टेंट फेज में कहीं पर जो दो अगर मीट करेगा वो रे, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अभी π/3 पे मिल रहा है तो 2 मिनट बाद भी वो π/3 पे ही मीट करे। ऐसा नहीं कि अभी π/3 कुछ देर बाद π/4 हो गया, कुछ देर बाद कुछ और हो गया, ऐसा नहीं। दो वेव कांस्टेंट बीच का जो फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। 16 फॉर 3 पॉइंट चार्ज टू बी इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है, 3 गो चार्ज अगर ऐसा ऐसा होगा तो कभी कोलिनियर हो नहीं सकता है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। कोलिनियर होगा तभी होगा, कोलिनियर होगा तभी हो पाएगा ये। तो कंडीशन एक तो है कि इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 चार्ज को एक लाइन पे होना चाहिए। अगर एक लाइन पे नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। 3 पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। दूसरा है वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी, मतलब एक इनमें से कोई एक 2 प्लस है तो एक माइनस होना है, ये भी सही है, या 2 माइनस है तो एक को प्लस होना है, ठीक है, ये भी सही है। वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट, तो एक प्लस होगा तो 2 को माइनस होगा, एक माइनस होगा तो बाकी 2 प्लस होगा, ये सही है। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन भी सफिशिएंट नहीं है, चार्ज का वैल्यू भी आपको डिपेंड करेगा, चार्ज का वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और ये जो प्लस माइनस का पोजीशन है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो और भी फैक्टर्स है इक्विलिब्रियम आने के लिए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट इक्विलिब्रियम होने के लिए पोलैरिटी अलग होने से, 2 चार्ज का पोलैरिटी तीसरे से अलग होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसका मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा, उसका पोजीशन वगैरह भी देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट reason is not the correct explanation of assertion, so B is going to be your correct option 16 का। ओके, सो ये इतना ही MCQ था। तो MCQ हम लोग कर लिए, और इसी तरह के MCQs को भी तैयारी कर लीजिए, और MCQ गलती से भी छोड़ के मत आइए, ठीक है, बहुत सारा MCQ रहेगा, छोड़िएगा नहीं।